पीछे तो सारा रास्ता ठीक था, लेकिन ये एक पैच आया है, यहाँ पे तंगी होगी गाड़ियों को थोड़ी सी। मुझे फैसलाबाद से स्कर्दू पहुंचते हुए पूरे 30 घंटे लग गए हैं और मैं रुल गया हूँ आज। और अगर आप भी प्लान कर रहे थे स्कर्दू इस सीजन अपनी गाड़ी पे जाने का, लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि नारायण से आगे स्कर्दू तक रोड कंडीशन कैसी है, बाबूसर से आगे जो पुल टूटा है वहाँ क्या हालात है, और कितना सा टाइम लग जाता है इस्लामाबाद से स्कर्दू जाते हुए नारायण बाबूसर टोल वाले रास्ते से, तो ये सारी चीजें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए। फैसलाबाद से हमने अपना ट्रैवल इस दफा अर्ली इवनिंग शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे घर से स्कर्दू तक 1000 किलोमीटर ट्रैवल बनता और हमने नॉन स्टॉप जाना था। इतना अर्ली इवनिंग निकले और सिटी के रश में ना फंसे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाकी पेट्रोल का मैं आपको इस दफा साथ साथ बताता जाऊंगा कि फैसलाबाद से स्कर्दू तक मेरा कितना पेट्रोल लगता है। मोटरवे तक आते थे हमारा काफी सारा टाइम वेस्ट हुआ था, लेकिन पापा ने मोटरवे पे अच्छी स्पीड मेंटेन की, इस वजह से पीछे जो हमारा टाइम वेस्ट हुआ था वो सारा पापा ने कवर अप कर लिया था। और मोटरवे पे भी इस दफा जो हमारा पहला ब्रेक था वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था। सारी डाइट खराब कर दी सोडे ने। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तलागंग कहाँ आ गया स्कर्दू जाते हुए, तो इस तरह के हमने सारी रात सफ़र करना है, तो मोटरवे में कहीं भी ना अच्छा खाने का पॉइंट आना नहीं था, और जो मोटरवे पे आना था वहाँ पे खाना काफ़ी महंगा मिल रहा था। तो ये 600 का खाना 100 रुपये का, ये पेट भर गया, अब सारी रात ना भूख नहीं लगेगी। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है ना, तो आप लोगों को पता लग गया होगा मैंने वायरलेस माइक ले लिया है, क्योंकि मैंने वहाँ पे स्टोरीज लगाई थी और काफ़ी लोग मैसेज करते थे कि अपना ऑडियो इंप्रूव करें, तो अब उम्मीद है कि ऑडियो इंप्रूव हो जाएगा। और वायरलेस माइक का ये फायदा है कि मैं इतनी दूर जाके भी अब आपसे बात कर सकता हूँ। ये कि मैंने थोड़ा ज़्यादा ही प्रोफेशनल ले लिया, तो भी मुझे ना इसकी सेटिंग समझ नहीं, तो शायद इस वीडियो में ना ऑडियो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, लेकिन उम्मीद है कि ट्रिप जब तक एंड होगा तब तक वैसे मास्टर कर लूंगा। बाकी अब चलते ही आगे। इस्लामाबाद से स्कर्दू का ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन 610 किलोमीटर है अगर आप नारायण बाबूसर वाले रूट से जा रहे हैं। गोलांडी तो आपको 13 घंटों में भेज रही होती है इस्लामाबाद से, लेकिन इस्लामाबाद से स्कर्दू ऑलमोस्ट 20 घंटे लग जाते हैं अगर आप नॉन स्टॉप जाते हैं। तो इस्लामाबाद पहुंच के आपने अपनी गाड़ी को रुक करना है पिछड़ वाली मोटरवे पे, और इस पर 37 किलोमीटर सफर करने के बाद आपको एबटाबाद हरिपुर का बोर्ड लगा नजर आता है। यहाँ से आपने गाड़ी को रुक कर देना हजारा मोटरवे पे। इस पर तकरीबन 80-85 किलोमीटर सफर करने के बाद हमने हमारा नेक्स्ट फ्यूल ब्रेक लिया था मानसरा सर्विस एरिया पे। लास्ट ईयर तक ना तकरीबन 15,000 में नारायण तक चली जाती थी जीप, मुझे अच्छी तरह याद है इन दिनों में, और अभी यहाँ मानसरा तक ही 15,000 का फ्यूल लग गया है। फ्यूल का खर्चा बहुत हो रहा है आजकल टूर्स पे। ये मानसरा सर्विस एरिया से जैसे ही आप 10 किलोमीटर आगे जाते हैं तो मानसरा के पास जाके इसकी एग्जिट आती है, यहाँ पे मोटरवे खत्म हो जाती है। मानसरा से आपने गाड़ी को रुक करना है बालाकोट की तरफ। रोड सारा ही अच्छा बना हुआ है, बस आपको दिन में इसमें थोड़ा बहुत रश मिलता है, बाकी कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा जी, नाइट स्टे का ऑप्शन आपके पास नहीं है, बालाकोट में भी है, लेकिन आपने यहाँ पे एक बात माइंड में रखनी है, अगर ये नाइट स्टे करते ना तो रूम में थोड़ी सी गर्मी फील होती है 12-1 बजे तक। रात को 12-1 बजे के बाद मौसम काफी अच्छा हो जाता है, लेकिन उससे पहले ना हल्की सी पंखे के नीचे गर्मी फील हो रही होती है, तो ये बात माइंड में रखेगा। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात है कि जो होटल रेंट है ना वो काफी मुनासिब है। बाकी छोटा सा ब्रेक लिए, पापा का चाय पीने को दिल कर गया, पापा चाय पी ले तो फिर निकलते हैं। बालाकोट से आगे जैसे कागान वैली शुरू होती है तो आपको ये पर्ची लेनी पड़ती है 200 रुपीज की, जाते हुए भी और आते हुए भी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत है? शुक्र अल्लाह का। किधर से आ रही है? फैसलाबाद का रहने वाला स्कर्दू जाऊंगा, ये बेटा है साथ मेरा। बाबा के साथ घूम रहे हैं। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह, खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आगे सही है, रास्ता खुला हुआ सारा। चलें, शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह खुश शुक्रिया जी, मेहरबानी। रोड कंडीशन की बात करें तो बालाकोट से नारायण तक इस साल 90% रास्ता जो है ना वो सही है। बस आपको जहाँ के बीच में ये पानी गुजरा होता है ना बालाकोट से नारायण तक, या आपको वहाँ रास्ता खराब मिलता है, या फिर आपको जहाँ जहाँ के ग्लेशियर पड़े होते हैं वहाँ पर रास्ता खराब मिलेगा। ग्लेशियर तो ऑलमोस्ट मेल्ट हो गए हैं, हर किस्म की गाड़ी इजिली नारायण तक जाती है। बस जहाँ ये पानी गुजरा है या ये पोर्टल वाला सेक्शन आता है तो यहाँ पे आपकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, तो बस इस चीज का आपने ध्यान रखना है नारायण जाते हुए बालाकोट से। अच्छी बात यह कि नारायण में पेट्रोल मिल गया है, और आपने भी नारायण से पेट्रोल ले लेना। यहाँ से आगे पेट्रोल चलास में जाके मिलेगा, बीच में पेट्रोल पंप नहीं आता। और बुरी बात ये थी कि यहाँ पे 392 रेट था आज का, शायद अगले वीक में थोड़ा सा कम हो जाए। पीछे सस्ता था, यहाँ 392 का मिला है हमें। नारायण में रूम रेंट आजकल काफी तेज है, मतलब कि नॉर्मली जो मेन बाजार में कमरे हैं वो आपसे डबल से भी ज्यादा चार्ज करते हैं, तो ये माइंड में रखेगा।
बाकी सुबह सुबह का टाइम था तो नारायण बाजार में मुझे रश भी नहीं मिला, लेकिन नॉर्मली 12 बजे के बाद यहाँ भी ट्रैफिक मिलता है, तो इसका भी आपने माइंड में रखना है। नारायण से आगे पाटाकुंडी तक रोड कंडीशन की बात करें तो नारायण से दमदमा राफ्टिंग पॉइंट तक रास्ता ठीक है। जैसे ही राफ्टिंग पॉइंट शुरू होता है तो यहाँ पे जहाँ ग्लेशियर पड़ता है वहाँ पे आपको थोड़ा सा टूटा रोड मिलता है। इसके अलावा यहाँ से आगे फिर जहाँ पे सोनी वाटरफॉल है वहाँ पे ग्लेशियर होता था, ग्लेशियर तो मेल्ट हो गया, लेकिन वहाँ भी अभी रोड ना काफी खराब है, तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। कार भी इतना मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे कार थोड़ी सी नीचे लग सकती है, तो आपको ट्रैफिक भी मिल सकता है अगर बहुत ज्यादा रश हो। बाकी नारायण से पाटाकुंडी 13 किलोमीटर में आपको मल्टीपल छोटे छोटे पैचेस मिलते हैं खराब रोड के, लेकिन इतना इशू नहीं होगा। नारायण और पाटाकुंडी का जो रूम रेंट है ना वो तकरीबन सिमिलर से है। नारायण में ये कि अब रश बहुत ज्यादा हो गया है, तो अगर आपको खुली खुली जगह पसंद है तो बाटाकुंडी जाएगा। लेकिन बाटाकुंडी एक इशू है कि यहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जनरेटर वगैरह चला देते हैं, नारायण में आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। नारायण से आगे बाबूसार टॉप तक बीच में जहाँ भी आपको नेटवर्क मिलता है वो जैस का मिलता है और 4G प्लस मिलता है, लेकिन एक बहुत ज्यादा रश हो तो ये तंग भी करता है, तो उसका आपने माइंड में रखना है। बाटाकुंडी के बाद बुढ़ावाई आता है, और रोड कंडीशन की बात करो तो जैसे नारायण से बाटाकुंडी तक है ऐसी बाटाकुंडी से आगे बुढ़ावाई तक है। बाटाकुंडी के बाद जहाँ के ग्लेशियर पड़े ना वहाँ रोड थोड़ा सा ज्यादा डैमेज है, और अक्सर यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा रश हो तो फिर थोड़ा सा ट्रैफिक जाम वाला भी इशू बनता है, क्योंकि रास्ता भी थोड़ा सा नैरो है। लेकिन जैसे ग्लेशियर पिघल गया तो फिर ये ट्रैफिक जाम वाला इशू खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर रोड टूटा है तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है बुढ़ावाई तक। ये बुढ़ावाई में जो होटल्स है ना बाटाकुंडी और नारायण के निस्बत ना थोड़े से सस्ते मिल जाते हैं, और यहाँ पे टरबाइन लगाई हुई है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ी बहुत है, और नेटवर्क ये कि यहाँ भी जैस का चल रहा है, तो अगर आपने आगे जाना हो तो आप यहाँ भी नाइट स्टे कर सकते हैं। बुढ़ावाई के बाद झलकट आता है, और झलकट के बाद आता है बेसर। बुढ़ावाई से बेसर तक रोड कंडीशन की बात करें तो ये असल पैच है जहाँ पे आपको थोड़ा सा रफ रोड मिलता है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि बुढ़ावाई से लेके बेसर तक 80% रास्ता सही है, लेकिन 20% रास्ता जो है ना वो खराब है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके अलावा एक वाटर क्रॉसिंग बुढ़ावाई के बाद आती है और एक फिर झलकट के बाद आती है। झलकट वाली जो है वो थोड़ी सी गहरी है, लेकिन इतना मसला नहीं, कार्स वगैरह वहां से गुजर जाती है, लेकिन अगर बहुत तेज पानी हो तो फिर कार्स को ना थोड़ी सी तंगी होती है। इसके अलावा बुढ़ावाई से लेके बेसर तक आपको इस रोड पे मल्टीपल पैचेस मिलते हैं जहाँ पे इस तरह के पोर्ट होल्स है, तो यहाँ पे आपने गाड़ी की थोड़ी सी एहतियात करनी है। और जो आपको ज्यादा टाइम लगता है ना नारायण से बाबूसर जाते हुए, वो भी आपको इसी बुढ़ावाई से जो बेसर तक जो पैच है ना इसमें लगता है। तो ये कि बुढ़ावाई के बाद थोड़ी सी ड्राइव एक्टिव होकर करेगा, इतना मसला नहीं है, हर किस्म की कार बेसर तक जाती है। बुढ़वाई के बाद जो नाइट स्टे होता है ना वो आपके पास झलकट में भी है, लेकिन जो ये बेसर है ना यहाँ पे नाइट स्टे के ऑप्शन थोड़े से ज्यादा है, लेकिन ये कि यहाँ पे रात को सर्दी थोड़ी सी ज्यादा होती होगी, तो इसका आपने माइंड में रखना है। नाश्ता हमने डरते डरते किया है कि नींद आए, लेकिन उम्मीद है नहीं आएगी। दोपहर में कल मैं भी सारा दिन सोया रहा हूँ, पापा भी सोए रहे हैं, और रात भी सारी गाड़ी पापा ने चलाई और नींद नहीं आई है, तो उम्मीद है आगे भी नहीं आएगी। आप स्कर्दू जा रहे हैं ना? बस हम भी स्कर्दू आपके पीछे पीछे साथ साथ ही है। बेसर से आगे बाबूसर जाने के लिए ये टाइमिंग्स रखी हुई है। इसका मतलब है 8 बजे से पहले आप बाबूसर नहीं जा सकते और 5 बजे के बाद नहीं जा सकते, लेकिन ये सिर्फ नारायण साइड से है, चलास साइड से ऐसा कोई टाइम नहीं है। बाकी बेसर के बाद आता है लुलुसर। लुलुसर में तो आपको पता है कि क्या है। मुझे था कि लेक जमी हुई होगी, लेकिन नहीं, पिघल गई, और धूप भी बहुत ज्यादा तेज है, तो इसलिए कुछ ना सही तरह रिकॉर्ड भी नहीं हुआ रोड में, और धूप थोड़ी सी ना कड़क भी है, मतलब चुभने वाली है, तो और ज्यादा देर यहाँ खड़े नहीं हो गए, अंकल हो जाएगा तो भागते आगे बाबू से टॉप की तरफ। लुलुसर के पास इस दफा ठीक ठाक स्नो है, और रास्ता भी सबसे ज्यादा जो आपको खराब मिलेगा ना वो ये लुलुसर वाले पैच में मिलेगा, क्योंकि जैसे लुलुसर लेक से आगे जाते हैं तो फिर इस पे जो ग्लेशियर्स पड़े ना वो इतना ज्यादा चौड़े नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक लग जाता है। उसके अलावा रोड पे बहुत ज्यादा पोर्ट होल्स है, उसके अलावा ये पोर्ट होल्स में पानी खड़ा होता है तो इसकी गहराई का भी नहीं पता लगता, तो यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि पोर्ट होल्स में कम से कम स्पीड रखे, ताकि अगर किसी पोर्ट में आपकी गाड़ी लगे भी तो कोई नुकसान ना हो। ये सबसे ज्यादा खराब पैच लुलुसर लेक के साथ साथ जाता है, लेकिन जैसे लुलुसर का एरिया खत्म होता है तो उसके बाद आता है इस रीजन का सबसे खूबसूरत एरिया जिसका नाम है गिटीदास। गिटीदास क्रॉस करते ही बाबूसर वाली चढ़ाइयां शुरू हो जाती है, और यहाँ पे आपने गाड़ी को लो गियर में रखना है, लेकिन लो गियर का मतलब ये नहीं है कि अपने इंजन फाड़ने वाले कर दें। बहुत ज्यादा एहतियात से गाड़ी चलानी, क्योंकि यहाँ से आगे बाबूसर टॉप तक चढ़ाई है। रोड ठीक है, लेकिन इस पे आपको पोर्ट होल्स वगैरह मिलते हैं, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। बाकी हर किस्म की गाड़ी बाबूसर टॉप तक जा सकती है, बस ये कि आपकी गाड़ी मैकेनिकली फिट होनी चाहिए।
व्यू ऊपर ऊपर ड्रोन में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन नीचे ना कचरा पड़ा हुआ है। इसके अलावा ये कि क्रॉसिंग हो रही है बाबूसर टॉप पे, ये अच्छी बात है। एक तरह से समझे कि ऑफिशियली ओपन हो गया है। बाकी बर्फ काफी पड़ी हुई है यहाँ पे। मैंने पहली दफा ये बाबूसर टॉप जहाँ लिखा होता है यहाँ पे इतनी बर्फ देखी है। बाकी ये है कि यहाँ पे हवा अच्छी ठंडी चल रही है और ऑक्सीजन बहुत कम है आज और सांस बहुत फौरन चढ़ जाता है। तो अब यहाँ से आगे अपना सफर अगला शुरू करते हैं स्कर्दू के लिए, जो असल सफर है हमारा। बाबूसर से आगे नीचे चला 0 पॉइंट तक मुसलसल उतराई है, मतलब कि आपने मुसलसल नीचे उतरना होता है। तो नीचे उतरते हुए सिंपल सा रूल होता है कि आपने गाड़ी लो गियर में रखनी होती है, जिससे आपकी गाड़ी की ब्रेक्स कम से कम अप्लाई हो। पापा ने गाड़ी एल में कर दी थी और हल्की सी रेस दे के रखी थी और गाड़ी खुद ब खुद नीचे उतर रही थी। जहाँ पे लगता था पापा को कि आरपीएम हाई हो रहा है, वहाँ पे पापा इसको 2 में कर देते थे ताकि इंजन फटने वाला ना हो। तो बस आपने भी ये ध्यान रखना है कि बाबूसर से नीचे उतरते हुए ब्रेक कम से कम अप्लाई करनी है, लो गियर में उतरना है ताकि आपकी ब्रेक्स गर्म ना हो। बाकी लोग पूछते हैं कि बाबूसर से आगे हमारी गाड़ी जाएगी, तो हर किस्म की गाड़ी बाबूसर से आगे जाती है। बस आपकी गाड़ी मैकेनिकली फिट होनी चाहिए और जो आपको चीजें बताइए बस आपने इनका ध्यान रखना है। अच्छा जी, सीन ये है कि पता लगा था कि बाबूसर से जब नीचे उतरते ना तो ये 17-18 किलोमीटर बाद एक वाटर क्रॉसिंग है, तो वहाँ बड़ा रश होता है। तो ये रश वही है, लेकिन अभी इस तरह हुआ कि वहाँ कोई ट्रक फंस गया है और अभी मेरी भी हिम्मत नहीं है, पापा की हिम्मत नहीं है कि जाके देखे तो बेहतर ये है कि यहाँ पे इंतजार करते हैं, दुआ ये कर रहे हैं जल्दी खुल जाए। तकरीबन 1.5 घंटे यहाँ फंसे रहने के बाद ये रास्ता खुल गया था, लेकिन जैसे रास्ता खुला तो उसके बाद ये डबल लाइन वालों ने रास्ता फिर से ब्लॉक कर दिया था। और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था या मेरी फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या था वो आप लोग नहीं समझ सकते। ईद पे भी ये डबल लाइन वालों की वजह से ट्रैफिक जाम रहा था। और जब भी इन एरियाज में ट्रैफिक जाम लगता है तो मोस्टली जो रीजन है वो यही है कि जो ये डबल लाइन लगा देते हैं, मेन लाइन छोड़ के सामने से आने वालों का रास्ता बंद कर देते, तो ट्रैफिक फिर से फंस जाता है। अलग अलग करके ऑलमोस्ट 2 घंटे बाद यहाँ से हम लोग निकले। आगे आके देखा तो यहाँ पे पुल पे दुनिया ही और तरह की थी, मतलब कि बहुत ज्यादा रश था। लेकिन जीप का यही फायदा है कि आपकी कोई लाइन तोड़ नहीं सकता। तो खैर हमने जीप यहाँ से निकाल ली, कार भी यहाँ से गुजर जाएगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा रश हो तो आपको ट्रैफिक का इशू बन सकता है। लेकिन यहाँ पे जब हम वापसी आए थे तो काफी हद तक बेहतर हो गया था। वो फिर जब आप अक्टूबर की आखिरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। बाकी उस दिन तो लाइनें कोई 3 किलोमीटर थी, ये समझे 3-3.5 किलोमीटर मैंने 3 घंटे में किया था। लेकिन आप जब तक ये वीडियो देख रहे हैं तब तक ये वाला इशू जो है वो हल हो चुका है यहाँ पे। वाला वहाँ रोक लेता। बस वो खुद भी तंग होना है, हमें भी तंग करना है, वो कैलेंडर इशारे कर रहे हैं। ब्रेकों की अपनी है। बाकी पुल का तो आपको सभी बता रहे हैं, लेकिन पुल से थोड़ा सा आगे जाकर ना 0 पॉइंट से पहले ये भी एक पैच आता है जो लैंडस्लाइड की वजह से खराब है और यहाँ भी ट्रैफिक लग जाता है, क्योंकि यहाँ भी एक ही गाड़ी गुजरने की जगह है। तो अगर आप लोग आते तो आपने माइंड में रखना है कि उस पुल के अलावा आपको यहाँ भी ट्रैफिक मिल जाता है और यहाँ पे आपकी गाड़ी भी थोड़ी सी नीचे लगती है, तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है गाड़ी गुजारते हुए। बाकी बस ये 2 ही ब्लॉकेट लगते हैं, इसके बाद फिर आगे 0 पॉइंट तक जो रास्ता है ना वो बड़ा VIP है। बाबूसर से आपको आगे सिर्फ ये 2 जगह पे इशू बनेगा। नहीं मैं अगली गाड़ियों में खड़ा था, मुझे 2-2.5 घंटे खड़ा होना पड़ा है। 0 पॉइंट के पास आपको ये पर्ची लेनी पड़ी, तो जब 0 पॉइंट से निकले तब भी यहाँ ट्रैफिक ब्लॉकेट के हालात बन रहे थे, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी, हम यहाँ से निकल गए। और 0 पॉइंट से आगे फिर आपका सफर शुरू हो जाता है गिलगित बल्तिस्तान के लिए। पीछे फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा हो गई थी ना कि मतलब कि मेरा दिल ही नहीं किया, मैंने कहा कुछ मैं फालतू ना बोल दूं। और अगर वहाँ ना फंसते तो अभी तक हम तकरीबन जगरोड से स्कर्दू तरफ मुड़ गए होते। पर अभी ये कि हमारा 200 किलोमीटर प्लस सफ़र पड़ा हुआ है और ये पापा बस अपनी चाय पी ले, वो चलते हैं आगे। ये चलास 0 पॉइंट से रायकोट ब्रिज तक ना 80% रास्ता जो है ठीक है, 20% खराब है। इसमें बीच में आपको कहीं किस तरह के खराब पैच मिलते हैं, लेकिन इतना इशू नहीं है। ज्यादा इशू बनता है जो रायकोट से पहले ततापानी वाला सेक्शन है ना, 5 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर, वो सारा ही रास्ता ना टूटा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके अलावा ये ना लैंडस्लाइड की वजह से मशहूर है ये वाला पैच, तो आपने यहाँ पे कोशिश करने के बारिश में ट्रेवल अवॉइड करे। रास्ता ये खराब है, लेकिन इतना नहीं है कि आपकी कार यहाँ से ना गुजरे, कार गुजर जाती है, बस ये कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है। खासतौर पर जिन गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस लो है ना, उनको यहाँ थोड़ा सा इशू बनता है, वो कहीं के नीचे लगते है, तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है बस। बाकी फिर जैसे ततापानी वाला ये सेक्शन खत्म होता है तो रायकोट ब्रिज आता है और यहाँ से फिर आप आ जाते हैं कराकरम हाईवे, सिल्क रूट जिसे कहते हैं, उस पर आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। अच्छा जी, जगलोर में ना आपके पास नाइट स्टे के ऑप्शन है। तकरीबन जो नॉर्मल रूम है ना आपको वो
3-4 हज़ार रुपये में मिल जाता है, और जो एसी वाला है वो 10-12 हज़ार में मिल जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा मसला होता है, तो एसी वाला रूम लेने से पहले देख लेगा, क्योंकि यहाँ पे भी ना रात को मौसम बालाकोट की तरह होता है। 12-1 बजे के बाद अच्छा हो जाता है, लेकिन उससे पहले पहले ना रूम में गर्मी फील होती है पंखे के नीचे। बाकी पेट्रोल भी यहाँ से डलवा लेगा, क्योंकि यहाँ से आगे आपने स्कर्दू की तरफ मुड़ जाना होता है, तो फिर आपको स्कर्दू जाके पेट्रोल मिलता है। बीच में एक पंप आता है, लेकिन कहते हैं उस पर पेट्रोल नहीं होता। उसके अलावा पैकेज भी मैंने अपना एस्कॉम का कर लिया, क्योंकि जस्ट JSR पे और कोई नेटवर्क नहीं चलता, जहाँ के सिग्नल आए तो एस्कॉम का आएगा, तो एस्कॉम की सिम का भी अपने माइंड में रखेगा। आपको स्कर्दू से भी मिल जाएगी या जगलोट से भी मिल जाएगी, लेकिन ना जगलोट से ले लेगा, क्योंकि आगे आपको जरूरत पड़ेगी। और ये है JSR का फुल फॉर्म है जगलोट स्कर्दू रोड। जो लेफ्ट हैंड पे आपको से रास्ता नजर आ रहा है ये गिलगित चला जाता है, और जो राइट हैंड पे नीचे रास्ता जा रहा है ये जाता है सीधा यहाँ से स्कर्दू। यहाँ से स्कर्दू का ट्रेवल डिस्टेंस तकरीबन 117 किलोमीटर है। जैसे JSR पे सफर शुरू करते हैं तो आपको यहाँ भी 70 रुपए की पर्ची लेनी पड़ती है। पहले 50 किलोमीटर रास्ता काफी अच्छा है, मतलब स्ट्रेट रोड है तो अच्छी स्पीड लगती है, तो यहाँ पे आपने ड्राइव बहुत ज्यादा एक्टिव होकर करनी है। उतनी सी गाड़ी भगाएगा जितने से आप इजीली कंट्रोल कर सके। पहले 50 किलोमीटर 35 किलोमीटर पे आपको ये एक लंबा सा खराब पैच मिलता है, लेकिन इतना इशू नहीं है, कार यहाँ से इजीली गुजर जाती है। लैंडस्लाइड की वजह से खराब हुआ था, बस ये कि बारिश में थोड़ा सा रिस्क होता है, बाकी इतना इशू नहीं है। मिट्टी धूल गर्मी से ना बस हो गई है आज। मतलब इतनी जल्दी थकता नहीं हूँ, लेकिन आज बाकी थक गया हूँ। मैं थक गया हूँ, पापा नहीं थके, तो मेरी बस हो गई है। और ये साफ पानी था, ये उसमें से पाइप लगाया के ना इस तरह पानी यहाँ पे लेके पाइप उसमें गया हुआ है। मैं कहा आप लोग ये ना समझे कि ऐसे किसी पानी में बैठ के बोलने लग पड़े हैं। स्कर्दू रोड के पहले 50 किलोमीटर के बाद जो अगले 60 किलोमीटर है ना वो रास्ता मोड़ों वाला है, तो यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि ये मोड़ ऐसे कि सामने से आते वाले का बिल्कुल पता नहीं लगता कि सामने से कोई चीज आ रही है। इन मोड्स पे अक्सर यहाँ हादसा हो जाते हैं। और जो ये वाले 60 किलोमीटर है ना, लैंडस्लाइड का भी सबसे ज्यादा डर यही होता है बारिश में, तो कोशिश करेगा कि बारिश में ट्रैवल अवॉइड करे। लेकिन बस 70 किलोमीटर बाद ये दूसरा खराब पैच आता है, ये भी लैंडस्लाइड की वजह से खराब है, और यहाँ से भी गाड़ी गुजर जाती है। इतना इशू नहीं है, बस ये बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम लग सकता है, तो इसका अपने माइंड में रखना है। बाकी कोई 120 किलोमीटर सफर करने के बाद मुझे ना फील हुआ कि सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही, तो पहले तो मुझे लगा कि सर लैंडस्लाइड ना हो गई हो जिस वजह से सामने से गाड़ी नहीं आ रही। किस्मत अच्छी थी, लैंडस्लाइड तो नहीं हुई, लेकिन एक और इशू था जिस वजह से रास्ता बंद हुआ था। मैं डर रहा था कि लैंडस्लाइड वगैरह होगी, लेकिन लैंडस्लाइड से भी बुरा यहाँ कोई प्रोटेस्ट है, उस वजह से रास्ता बंद किया। और हमसे आगे जो गाड़ियां बता रहे कि 2-2 घंटे से खड़े हुए हैं, और अभी तकरीबन 8 बज गए हैं, और मैं कल 6 बजे का हम लोग निकले हुए हैं, तो 26 घंटे हो गए हैं। और अभी भी तकरीबन जो स्कर्दू है वो 90 10 और 60 70 किलोमीटर अभी सफर हमारा पड़ा हुआ है। मैं क्या बोलूं, समझ नहीं आ रही इस दफा, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। और ये आसपास आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि लाइट वगैरह यहाँ पे है नहीं, वो दूर दूर लाइटें नज़र आ रही हैं। अभी मैंने मोबाइल फ्लैश बंद की है, तो ये हाल है। और गाड़ियों की लाइन भी काफ़ी लंबी है, लेकिन अब वो रात का टाइम है तो नज़र नहीं आएगी। हम तकरीबन इस वक्त हमने खाना खा के 6 बजे पहुँच के अपनी तरफ से दाल रोटी खा के सोना था। भूख वहाँ पीछे बहुत लग गई थी जब चिप्स खाया था ना, फिर भी कुछ खाया और नींद भी आनी थी। हम तकरीबन कल 3 बजे का जाग रहे हैं, 3 से 3 24 घंटे, और अब 9 बजने वाले 6 घंटे और 30 घंटे हो गए जागते हुए। हम लोग आदि है ऐसे डायरेक्ट सफर करने के। दूसरा ये पहली दफा ऐसी सिचुएशन में हम नहीं फंसे, तो हमारे पास सारा ना सामान होता है, लेकिन आप लोग कोशिश करेगा कि एक स्टे नारायण ले और वहां से फिर आगे स्कर्दू के लिए निकले। 9:19 हो रहे हैं, और आपको लगा है कि शायद खुल जाए रास्ता। तकरीबन 1 घंटा हमें हो गया खड़े हुए, और पीछे वो यहाँ से थोड़ा सा पीछे बिलामिक वाला रास्ता, तो वहाँ लड़के खड़े हुए थे, वो गाड़ियों वालों को बिलामिक साइड पे भेज रहे थे, हालांकि वो ऑफ रोड ट्रैक है। तो बस कुछ समझ नहीं आ रहा आज हो क्या रहा है। कई लोग चले भी गए बिलामिक ट्रैक पे, वो ऑफ रोड ट्रैक है, फिर उनको वापस उनको बोला जी 10 मिनट की हाई थोड़ी सा ट्रैक है, उसके बाद 10 मिनट की ट्रैक है तो आप बिलामिक पहुँच जाएंगे। बस ये हाल है। अब ये रास्ता खुल जाए तो यहाँ से तकरीबन हम उम्मीद है 2 घंटे लगेंगे, 1.5 घंटे में उम्मीद है पहुँच जाएंगे। पापा को ये कि नींद वगैरह अभी नहीं आ रही है, और मैं भी फ्रेश हूँ, तो अगर पापा को नींद आए तो फिर मैं गाड़ी चला लूंगा, लेकिन ये कि जाना कर दूँ हमारी भी जिद है आज। कोई 1.5 घंटे फंसे रहने के बाद फाइनली ये रास्ता खुल गया, और अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे डबल लाइन नहीं लगी थी, तो इतना वो बेहंगम किस्म का ट्रैफिक जाम नहीं लगा जैसे रास्ता खुला। अब बात करें स्कर्दू के आखिरी 50 किलोमीटर की, तो ये रास्ता जो है सीधा सीधा है, इसमें मोड़ भी कम हो जाते हैं, और जो लैंडस्लाइड वाला खतरा होता है वो भी कम हो जाता है। बस ये बागीचा के पास एक खराब पैच आता है, लास्ट ईयर फ्लड में यहाँ पे ब्रिज बह गया था, अभी तक वो ब्रिज रखा नहीं, इस वजह से ना यहाँ पे थोड़ी सी तंगी हो सकती है, और बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, गाड़ियां गुजर जाती है, बस थोड़ा सा एहतियात करने। पीछे तक नाले के पास भी एक पुल के आगे थोड़ा सा खराब रास्ता है, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, मुझे था मैंने किया लेकिन वो मिस हो गया, वहां से भी गाड़ियां गुजर जाती हैं।
अगर तो आप मुझे रेगुलर देखते हो तो आपको पता होगा मैं स्कर्दू में इस वक्त किस होटल में आगे रुका हूँ। अगर आप न्यू हुए हो तो स्कर्दू रेडियो पाकिस्तान चौक में मेरा फेवरेट होटल और मेरे हिसाब से स्कर्दू की सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी जो है ना वही होटल के पास है। तो इसका स्नोलैंड गेस्ट हाउस नाम है। यहाँ पे मैं हर दफ़ा यहाँ पे आकर रूम लेता हूँ और नासिर भाई के पास आता हूँ। अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा नासिर भाई का। आज ही हुआ कि नासिर भाई जो थे वो थोड़ा जल्दी चले गए थे क्योंकि मैं लेट हो गया। और जिस रूम में हम रुकते हैं वो रूम जो बिल्डिंग है वो रेनोवेशन हो रही है, तो रूम भी हमें इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट दिया है और इनकी जो एग्जेक्टिव क्लास की बिल्डिंग है उसमें रूम मिल गया है। नॉर्मली यहाँ पे जो है मेरे पापा रूम लेते थे ना वो बेसिक सा रूम था, मतलब कि हमारे हिसाब से वो भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये ज़्यादा ही ना हाई स्टैंडर्ड का रूम है। लेकिन ये कि यहाँ पे आपको ना हर किस्म का कमरा मिल जाता है। तो मैं आपको नासिर भाई और ताहिर भाई दोनों का नंबर दे दूंगा, अगर आपने यहाँ पे आना हो तो आप आने से पहले उनसे रब्ता कर लेगा। वीडियो का भी बता देगा, अगर आप वीडियो को देख के ले तो आपको उम्मीद है कि कोई ना कोई ना वो डिस्काउंट कर देंगे। बाकी हमने तकरीबन 913 किलोमीटर सफ़र किया है और इसका पेट्रोल का खर्चा बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाड़ी सारी पापा ने चलाई है, तो पापा से पूछते इनका एक्सपीरियंस कैसा था। सही थे यार, सफर तो वही जो पहले भी 24 घंटे लगते थे ना, लेकिन इस दफा ये हुआ कि वो पीछे 0 पॉइंट से पहले फंस गए, वहां 3-3 लाइनें लग गई, मतलब निकलते निकलते 1 घंटा लग गया। पर ये मसला थकावट तो भी थे, वही वहां पे हो रही थी जब चल पड़ता था तो असल में फिर गर्मी भी लग रही थी, हाँ असल ये भी था। गाड़ी बंद करके खड़ी करनी पड़ी, धूप भी, मिट्टी धूप ऊपर से भी मिट्टी मिट्टी हो बड़ा रही थी, तो अजीब वो सा फिर था। अब बस ये थोड़े से मसले हैं तो इसका आपने ध्यान रखना है। बाकी इस पे जो पेट्रोल का खर्चा आया है हमारा फैसलाबाद से यहाँ तक 913 किलोमीटर में वो 38,000 आया है। हमारी गाड़ी 8 की एवरेज देती है, अब आप कैलकुलेट करके बताएगा कि 8 ही है या उससे थोड़ी सी ज़्यादा है या कम है। इसके अलावा रूम का भी मैंने आपको बता दिया। अब इसलिए कि मैं ना स्कर्दू इस दफ़ा एक्सप्लोर नहीं कर रहा, इसके पॉइंट्स मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको वीडियो बता दूं तो इसमें मैंने कार में इसके सारे पॉइंट्स एक्सप्लोर किए थे। आपको ये वीडियो आ रही होगी, अगर आप अपनी कार पे स्कर्दू आ जाए तो इसके पॉइंट्स एक्सप्लोर करने ना तो ये वाली वीडियो लाजमी देखेगा।